हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी। तो बताइए कैसी लग रही थी। अभी तक 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। अपने लाइट के रिफ्लेक्शन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। उसके बाद एक वीडियो मैंने उनके मिरर फॉर्मूला के ऊपर बनाई थी, इसमें न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज जब हमने अपने चैप्टर का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद रिफ्लेक्शन को पूरा कंप्लीट करने के बाद आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन जो था वो हमने देखा था ओपेक मीडियम्स के लिए, यानी कि जिन मीडियम्स में लाइट आर पार नहीं हो सकती, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे कि ये मार्कर है, जैसे कि हम हैं। हम कैसे हैं, हमारे आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो हम कैसे मीडियम है, ओपेक मीडियम है। और दूसरे तरीके के मीडियम कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसे, जैसे कि ग्लास होता है, जैसे कि वाटर होता है, जैसे कि ऑयल होता है, जैसे कि आपके और बहुत सारी तरीके की, जैसे कुछ तरीके की प्लास्टिक्स भी ऐसी होती हैं जिसमें से लाइट रे पास हो जाती है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जो हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा था वो पढ़ा था ओपेक सरफेसेस के लिए, ओपेक सब्सटेंसेस के लिए। ओपेक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में देखने के लिए मिलता है। ये ओपेक मीडियम्स के लिए नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में देखने के लिए मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए हमारी जो लाइट है, जो लाइट रे होती है, हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एयर है, ग्लास है, अभी आपको इतने सारे नाम बताए मैंने ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के। तो लाइट हमेशा अपने मीडियम को चेंज करती रहती है। जैसे कि मैंने एक टेबल पर ग्लास रख दिया, ग्लास, कांच का ग्लास रख दिया, मैंने ग्लास रखा और मैं यहां से देख रही हूं। अब क्या हुआ, यहां से कोई लाइट रे, यहां से कोई लाइट का सोर्स है, इससे एक लाइट रे हमारे मेरे पास तक ट्रैवल कर रही है। एक लाइट रे आई, यहाँ पर क्या है, सारे में एयर है, मेरे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है। एयर में मैंने एक लाइट का सोर्स रख रखा है, उसने लाइट रे निकाली और लाइट रे पहले एयर में से ट्रैवल करने लगी। जैसे एयर में से ट्रैवल कर रही है तो वो सीधे सीधे चल रही है। उसके बाद वो क्या करेगी, उसके बाद हो जाएगी इसमें, ये जिसके बॉर्डर है, बॉर्डर किस चीज के बने हुए हैं, ग्लास के बने हुए हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट रे ग्लास के अंदर जाएगी, यानी कि वो क्या कर रही है, अपने मीडियम को चेंज कर रही है। मान लीजिए एक एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास में मैंने भर दिया पानी, यहाँ पे क्या भर दिया मैंने, वाटर। तो अगेन जब लाइट रे एयर में से ट्रैवल करी, एयर में से ट्रैवल करने के बाद वो किसके अंदर गई, ग्लास के अंदर गई। अब जब ग्लास में से निकलेगी तो फिर वो किस में जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। वाटर के अंदर जाएगी तो अगेन वो अपना फिर से क्या कर रही है, मीडियम को चेंज कर रही है। तो मतलब समझ आया, मीडियम चेंज करने का मतलब है कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में से दूसरे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में जा रही है। एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से किसी ऑयल में जा रही है। किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को जब अपने चेंज कर रही है तो इसे कह रहे हैं हम, लाइट क्या कर रही है, अपने मीडियम्स को चेंज कर रही है। ठीक है, अब एक चीज देखने में आई, वैसे तो लाइट सीधी सीधी चलती है, लाइट रे कैसी चलती है, सीधी चलती है, लेकिन जैसे ही लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, जैसे ही लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, मीडियम को चेंज करती है, तो लाइट रे अपने पाथ पे से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ पे से डेविएट हो जाती है, यानी कि अपना रास्ता छोड़ देती है और भटक जाती है। जैसे कि कई बार आप डिस्ट्रैक्शन से भटक जाते हैं ना, तो लाइट रे भी क्या होती है, जब वो किसी और मीडियम में चली जाती है तो अपने रास्ते पे से भटक जाती है। कैसे, मान लीजिए एक लाइट रे आ रही थी, सीधी 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 आ रही थी, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आ गया ट्रांसपेरेंट, वो जब जाते जाते क्या हुई, अपने पास से डेविएट हो गई, उसे जाना सीधा चाहिए था लेकिन डेविएट हो गई। तो रिफ्रैक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या कह सकती हूँ, द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड ही तो हो रही है लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर मैं कह सकती हूँ डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन का मतलब भी होता है अपने पास से दूर चले जाना, डेविएशन ऑफ लाइट। कब होता है ये, व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम, यानी कि जब वो अपना लाइट रे क्या कर रही है, अपने मीडियम को चेंज कर रही है। तो क्या कर रही है, लाइट रे अपने पाथ पर से भटक जा रही है, अपने पाथ से अलग हो जा रही है, ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि आप कभी टम्बलर में पेंसिल रखते हैं तो आपको क्या होता है, आपने मान लीजिए टम्बलर लिया ऐसे और इसमें आपने पानी भर दिया,
उसके बाद आपने इसमें जब एक पेंसिल प्लेस करी, इसके अंदर आपने एक पेंसिल डाली, तो जो ऊपर का पार्ट है पेंसिल का वो तो नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जो नीचे का, जहां से वो पानी के अंदर जा रही है, वहां से पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आती है, थोड़ी सी साइज में बड़ी भी नजर आती है। यानी कि पेंसिल क्या लगती है, जैसे कि यहाँ से पेंसिल का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट पेंसिल का अलग है। ये कैसा एग्जाम्पल है, ये है रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो लाइट रे आ रही थी ना, जिसकी वजह से मुझे पेंसिल दिख रही थी, जब उसने अपना वाटर में मीडियम को चेंज करा तो कहीं ना कहीं वो अपने पाथ पे से भटक गई, जिसकी वजह से मुझे पेंसिल जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा हटी हुई दिखाई देती है अपनी पोजीशन पे से। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि आपने भरे हुए पानी के ग्लास में या भरे हुए तेल के एक बॉटल में आपने एक नींबू को डाल दिया, तो नींबू का साइज आपको बड़ा दिखाई देता है, नींबू बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है। आपने किसी मग में कॉइन को डाल दिया, कॉइन बड़ा दिखाई देता है। जब आप पॉन्ड को देखते हैं, किसी पॉन्ड को आपने कभी देखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे उसका सरफेस जो है, जो उसका बॉटम पार्ट है, वो थोड़ा सा ऊपर की साइड आ रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा उठा उठा सा है। वो किस वजह से लगता है, वो लगता है रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से। आप रिफ्रैक्शन रोज की जिंदगी में कई बार देखते हैं। इवन जब आप देखते हैं, आप मिरर, आपने लेंस कभी ना कभी यूज करे होंगे, आपने देखा ना लेंस ऐसे लगाते हैं, बड़ा दिखने लगता है ना, वर्ड्स बड़े दिखने लगते हैं। वो भी किस चीज का एग्जाम्पल है, वो भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। लाइट अपने पास से आ रही थी सीधी सीधी, अब भटक गई, दूर चली गई। तो वर्ड्स कैसे थे, जब छोटे वर्ड्स थे वो, लेकिन जैसे ही लेंस में से पास होंगे तो वो अपने लाइट, क्योंकि अपने रास्ते से भटक गई, दूर चली गई, तो वर्ड्स हमको बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे passes from one transparent medium to another transparent medium। सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के लिए ये अलाउड है। ओके, अब देखिए, आखिर हम ये जब देखते हैं रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होता किस वजह से है, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, ऐसा क्या हो गया जो लाइट को अपना पाथ बदलना पड़ गया। लाइट ने ऐसा क्या कर दिया, इस मीडियम ने ऐसा क्या कर दिया कि लाइट को क्या करना पड़ रहा है, अपना पाथ को बदलना पड़ रहा है। तो इसका रीजन होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखो मैं अभी इतना ज्यादा आपको नहीं बता रही, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको तब समझ में आएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी असल में होती क्या है। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से होता है। हर सब्सटेंस की एक अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, जैसे कि एयर की अलग डेंसिटी होती है, वाटर की अलग डेंसिटी होती है, टर्पेंटाइल ऑयल की अलग डेंसिटी होती है। कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी नहीं, जो आप डेंसिटी पढ़ते हो वो वाली डेंसिटी नहीं, ये होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये लाइट रे वाली डेंसिटी है, लाइट के रिस्पेक्ट में ये डेंसिटी निकाली जाती है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। और डिटेल अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले एक चीज देख लेते हैं, इसके थोड़े थोड़े से टर्म्स जो होते हैं हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगी जिसमें से बताऊंगी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर होती है लाइट तो किस तरीके से अपने पाथ को चेंज करती है। मान लीजिए ये है एक लाइन, लाइन कैसी, इसके ऊपर है एयर और यहाँ पे रखा हुआ है ग्लास, यानी कि ये क्या है, ये है सेपरेटिंग मीडियम। इसको बोला जाता है सेपरेटिंग मीडियम, जो एयर को और ग्लास को सेपरेट कर रही है। सेपरेटिंग प्लेन भी कह सकते हो, सेपरेटिंग प्लेन। ओके, इसको बोला जाता है सेपरेटिंग प्लेन। अब देखिए, मैंने एक लाइट रे यहां से डाली इसके ऊपर, किसके ऊपर, सेपरेटिंग प्लेन के ऊपर। मैंने क्या करा, यहां से एक लाइट रे डाली इस तरीके से, एक लाइट रे आई। और अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में जो सरफेस था उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी थी, इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी थी, जिसका हमने नाम दिया था नॉर्मल। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में भी क्या है, हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब मैं क्या देखूंगी, जैसे ही ये लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल करने लगेगी, जैसे ही अपना मीडियम को चेंज करेगी, एयर से ग्लास में जाएगी, तो क्या होगी, ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। अब देखिए डाइवर्शन कैसे देखेंगे आप, इसको जाना कैसे चाहिए था, इस लाइट रे को कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था ना, इसे सीधा सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसने अपने मीडियम को चेंज कर दिया, जैसे ही ग्लास में घुसी
तो इसके अंदर कुछ अजीब सा हो गया और इसने क्या करा, अपने पाथ को चेंज कर दिया। अब ये जो लाइन आई, जो सबसे पहले आई थी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि रिफ्लेक्शन में बोला जाता था, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। और ये जो बाहर निकली है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्रैक्शन के थ्रू निकली है वो है रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली लाइन इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल को बना रही है, ये इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से मैं डिनोट कर रही हूँ, आई का यहाँ पे लिख देती हूँ। आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है वो होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं पर जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है, ये वाला, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? तो देखिए रिफ्रैक्शन अब देखने के लिए मिल रहा है। रिफ्रैक्शन क्या, जिस पाथ पे लाइट रे को जाना चाहिए था उस पाथ को छोड़ करके वो किसी और पाथ पर बेंड हो जाती है, अपने पाथ से, सही पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, अब रिफ्रैक्शन के दो लॉज देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉज देखे थे, रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉज और रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। एक लॉ जो है इन दोनों का वो कॉमन होता है, ऐसा लगता है एक जैसा सही होता है वो। देखिए पहला लॉ आपने रिफ्लेक्शन का क्या पढ़ा था, आपने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था। दो लॉज थे, एक लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये आपने पहला लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन का। दूसरा ये पढ़ा था कि जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन पर लाई करती हैं। यही थे दो लॉज रिफ्लेक्शन के। अब इसमें जो ये सेकंड वाला लॉ है, यही लॉ होता है रिफ्रैक्शन का भी। यानी कि रिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की जगह कौन सी रे हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और कौन सी, इंसिडेंट रे के बाद कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, नहीं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं। सेम प्लेन भूल तो नहीं गए, सेम प्लेन क्या होता है, सेम प्लेन याद है ना क्या बताया था, सेम प्लेन का मतलब होता है एक ही सरफेस पर लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कॉपी है तो ये क्या है, एक प्लेन है जो तीन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बना दिए, जो 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं तीनों एक ही सरफेस पर है ना, इस कॉपी के ऊपर ही है, इसका मतलब क्या है, सेम प्लेन में है। अगर मेरा हाथ है, अगर मैंने हाथ को रखा है और इस पर मैंने 3 पॉइंट ऐसे बना दिए, 3-4 पॉइंट जितने भी बनाने हैं, सारे पॉइंट मेरे हाथ के सरफेस पर ही है, एक ही सरफेस पर है, उसका मतलब होता है सेम प्लेन में। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक प्लेन बनाया, ये मेरा क्या है, एक प्लेन है। आप जैसे खोलते हैं लैपटॉप, जब आप खोलते हैं लैपटॉप कैसे खुलता है, ऐसे। तो ये वाला जो है ये एक प्लेन है, ये वाला दूसरा प्लेन है। तो ये जो तीनों रे होती हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, दोनों तीनों क्या करती है, सेम प्लेन पर लाई करती हैं। ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। पहला लॉ तो सेम सा ही लग रहा होगा ना, इजी भी है। ओके, दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, देखिए पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ। देखिए ये है हमारे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन का लॉ देखने में कितना बड़ा है वो भगवान, है ना। द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इतना बड़ा लॉ है ना, कुछ भी नहीं है इस लॉ में, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी लिख रखी है। अभी देखो यहाँ से क्या देखती हूँ,
सिंपल, इसको छोड़ दो बिल्कुल, इस स्टेटमेंट को समझने की अभी कोशिश मत करो। ये क्या लिया मैंने, दो मीडियम्स लिए, ग्लास और वाटर। ये मैंने दो मीडियम्स लिए, इन मीडियम को चेंज नहीं कर रही मैं, ऐसा नहीं कर रही कि यहाँ पे ग्लास की जगह एयर कर दूं या वाटर कर दूं या कुछ अलग कर दूं। सिर्फ ग्लास और वाटर दो मीडियम फिक्स ले लिए, इन्हीं मीडियम में जो भी एक्सपेरिमेंट करना है मैं वो करूंगी। ओके, तो दो मैंने पर एक लाइट रे को डालूंगी, लाइट रे डाली मैंने, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही इस वाटर के अंदर जाएगी, मीडियम को चेंज करते रिफ्रैक्शन को करेगी, ये हो गया इसमें रिफ्रैक्शन। ये यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने सेम मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया, तो अब क्या हुआ, दोबारा लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे I2 और यहाँ पे R2, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एंगल 1 और रिफ्रैक्शन का एंगल 2। अब फिर मैंने दोबारा से इसी मीडियम में, सेम मीडियम में दोबारा से मैंने क्या करा, अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करा। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करा, फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन का एंगल चेंज हो गया। अब क्या हुआ, मैंने एक ही मीडियम में, जो फिक्स मीडियम थे उनमें ही मैंने अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे अलग अलग रिफ्रैक्ट जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उनको मैंने नोट कर लिया, उनकी रीडिंग्स को मैंने नोट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इनका फ्रैक्शन लूंगी। फ्रैक्शन क्या, दिस अपॉन में दिस, यानी कि अपॉन में जब भी कोई चीज होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन में कैसे लिया, सिर्फ एंगल का फ्रैक्शन नहीं लिया, सिर्फ एंगल का फ्रैक्शन नहीं लिया, साइन ऑफ एंगल का फ्रैक्शन लिया। साइन क्या होता है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इनकी अलग अलग एंगल्स पे साइन की वैल्यू चेंज होती है, कॉस होता है, ऐसी टेन होता है, ऐसे क्या होता है, साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अब मैं क्या देखूंगी, जैसे मैं साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर करूंगी, इन दोनों एंगल के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ था मेरा 30 डिग्री और यहाँ पे था मेरा 60 डिग्री, तो मैं क्या करूंगी, साइन 30 अपॉन में साइन 60, इस तरीके से मैं कह रही हूँ, मतलब आपको साइन लेने हैं। ओके, ये तो मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया था। अब साइन I1 अपॉन में साइन R1। फिर मैंने क्या करा, जैसे मैंने इसका साइन का रेशियो लिया था, मैंने इसके भी साइन का रेशियो लिया और इसके भी साइन का रेशियो लिया, साइन I2 और साइन R2। ऐसे ही इधर भी साइन I3 और साइन R3। जब मैंने इनका रेशियो देखा, जब मैंने इन तीनों के साइन का रेशियो देखा, तो मैंने क्या देखा कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब सेम आता है। जैसे कि मैंने साइन के इन दोनों के रेशियो को देखा तब भी 1/2, इधर रेशियो को देखा तब भी 1/2, इधर रेशियो को देखा तब भी 1/2, यानी कि इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल पे कैसे भी डाल लो आप रे को, किसी भी एंगल पे किसी भी तरीके से रे को डाल लो, बस मीडियम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और लाइट का कलर भी सेम होना चाहिए। लाइट का कलर चेंज होने से भी ये जो हमारा लॉ है ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने सेम मीडियम रखा और सेम लाइट, सेम कलर ऑफ लाइट रखा, तो ये जो साइन का वैल्यू होता है ना, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। यही ये लॉ कहना चाह रहा है। ये लॉ क्या कहता है, द रेशियो, रेशियो किस चीज का, of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is always a constant। वो constant के बराबर होता है, हमेशा constant होता है। किसी भी तरीके से एंगल डाल लो, किसी भी तरीके से आप रे को डाल लो, लाइट को डाल लो, उसका क्या होगा, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन इसमें क्या है, ये लॉ तभी वैलिड होगा, ये लॉ तभी वैलिड होगा जब आप मीडियम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, सेम मीडियम, यानी कि अलग अलग पेयर के लिए। यहाँ पे अगर ग्लास के साथ में कुछ वाटर की जगह में
ऑयल ले लेती तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो चेंज होता, ठीक है। ग्लास और ऑयल का क्या होता, जो फ्रैक्शन होता वो चेंज होता। ऐसे अगर वाटर के साथ एयर ले लूँ तो एयर का फ्रैक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही मीडियम, एक ही कांस्टेंट मीडियम्स का देखूं तो अगर मैं ग्लास और वाटर में कहीं भी रे को डाल लूँ उसका फ्रैक्शन हमेशा सेम रहेगा। अगर मैंने इसके मीडियम चेंज कर दिए तो इस वाले लॉ की गारंटी नहीं है, तब ये लॉ वैलिड नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरा है कि कलर ऑफ लाइट जो होता है, कलर ऑफ लाइट वो भी सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने रेड कलर की लाइट डाली है तो रेड कलर की ही लाइट होनी चाहिए सब में, ब्लू कलर की डाली है तो ब्लू कलर की ही लाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है ना उनके अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेव लेंथ होती है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ चेंज होने से भी हमारा ये लॉ चेंज हो जाता है, ये लॉ वैलिड नहीं रहता। ये एक जैसी कलर के लिए और कांस्टेंट मीडियम्स के लिए होता है। ओके, समझ में आए? ये दो लॉ थे रिफ्रैक्शन के। आइए अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि लाइट रे अपने मीडियम्स को चेंज करती है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लाइट की एयर में स्पीड कितनी होती है, यानी कि c कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है लाइट की स्पीड एयर में। अब एक बात बताइए, मैंने इसको एयर में क्यों लिखा? क्या अलग अलग मीडियम्स में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है? हाँ, सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है, उसके बाद फिर एयर की होती है। एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट हम बराबर बराबर मानते हैं। ओके, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन उसको हम ऑलमोस्ट सेम मानते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, जैसे लाइट ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज आता है। चेंज क्यों आता है? वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट के जो स्पीड है उसमें चेंज आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के मीडियम्स हो सकते हैं, एक हो सकता है रेयरर मीडियम और एक हो सकता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का क्या मतलब होता है? रेयरर मीडियम का मतलब होता है खुला खुला मीडियम जो होता है, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसका मतलब खुला खुला होता है। और डेंसर क्या होता है? डेंस मतलब घना घना होता है, जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास होते हैं। जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास होता है, थोड़ा घना सा हमारा क्या होता है, मीडियम होता है, उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब ये क्या होता है? अब देखिए, अगर मैंने आपके पास, आप हैं, आप चल रहे हैं आराम से सड़क पे, है ना, और आपके राहों में एकदम फूल बिछा करके आपका स्वागत करा जा रहा है, तो आप कैसे एकदम मजे में चलेंगे ना, और शायद आपकी स्पीड तेज भी हो जाए। आप क्या करेंगे? एकदम आराम से चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसी रास्ते पर आप जा रहे हैं और लोग आपके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे, पता नहीं आपने क्या काम करे होंगे, लेकिन लोग आपके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे, है ना, वहीं से आपको टमाटर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, इस तरीके से लोग आपके ऊपर फेंकने लगे, तो क्या होगा? आपकी स्पीड कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी, क्योंकि आपके रास्ते में क्या आ रहा है? ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ कठिनाइयां आ रही है रास्ते में, इसलिए आपको चलने में क्या हो जाएगी? दिक्कत होगी। इस वजह से आप क्या करेंगे? धीरे चलने लगेंगे। और जैसे ही आपको आराम मिलेगा, ज़्यादा खुला खुला माहौल होगा, तो आप कैसे चलेंगे? आराम से तेज तेज स्पीड में चल सकेंगे। लाइट के साथ भी सेम चीज़ होती है। जब वो किसी खुले खुले मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। लाइट क्या होती है? आराम से चल पाती है, तेजी से चल पाती है। यानी कि रेयरर मीडियम जो होते हैं उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, और जो डेंसर मीडियम होते हैं, डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड, किसकी? लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। लाइट की स्पीड कम हो जाती है। रेयरर मीडियम में स्पीड तेज हो जाती है, आराम से चल पाती है, और डेंसर मीडियम में क्या होती है? स्पीड उसकी कम हो जाती है। अब ये रेयरर डेंसर क्या वही वाले रेयरर डेंसर है जो आपने मास डेंसिटी पढ़ा था? नहीं, ये अलग तरीके की डेंसिटी होती है। ये होती है रेयरर नहीं, ये होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, जिससे हम इसको मेजर करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी,
ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रेयर है या फिर कितना डेंस है, कितना रेयर है या फिर कितना डेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताती है? अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? वो मीडियम डेंस होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो वो कैसा, मीडियम कैसा हो जाता है? डेंस हो जाता है। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तो हमारा मीडियम कैसा हो जाता है? रेयर हो जाता है। बात समझ में आई? ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो डेंस मीडियम, और उसकी स्पीड भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। सॉरी, डेंस होगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी। इसमें क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट कैसी रहेगी? कम हो जाएगी। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो मीडियम कैसा होगा? रेयर होगा। और रेयर है तो उसकी स्पीड की लाइट कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम ऑप्टिकल डेंसिटी को ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगाई जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है जो हमें बताता है कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैल्यूज होती हैं जो हमें बताती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, ऑप्टिकली कितना डेंसर है या ऑप्टिकली कितना रेयरर है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो मुझे ये बताता है कि लाइट की स्पीड में क्या चेंज आएगा, वो धीमे चलेगी या तेज चलेगी। वो तो आप खुद ही देख लो ना, जब ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं निकाल लूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी होती है। अब देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी का या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा रिलेशन होता है। अब देखिए, जैसे मेरे पास मीडियम है ऑप्टिकली डेंसर, यानी कि अब ऑप्टिकल डेंसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकती हूँ। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डिनोट करती हूँ एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है एन से। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या होगा? उसकी लाइट की स्पीड कैसी हो जाती है? अगर कोई कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो लाइट की स्पीड कैसी हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। देखिए, एक चीज़ घट रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है? इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के, या फिर कह सकती हूँ मैं वेलोसिटी के। ओके, इधर भी सेम, या मतलब ये तो मैंने बताना चाहा है, ये क्या है? अब इन दोनों से हमने कंक्लूजन निकाला कि लाइट ऑफ स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। समझ में आई बात? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की स्पीड। ओके, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नहीं, इसका अब हम फॉर्मूला देखते हैं एक तरीके से। देखिए, मेरे पास दो मीडियम है ना। एक है मेरे पास मीडियम ए और एक है मेरे पास मीडियम बी। ठीक है, अब इनका क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मैंने ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालती हूँ किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि मान लो मैं लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, लाइट के ये जो मेरा मीडियम बी है, मीडियम बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं निकालना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ मैं? भाई किसी ना किसी के अकॉर्डिंग ही तो निकालोगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसके हिसाब से निकाल रहे हो? मीडियम ए के हिसाब से। कोई मीडियम होगा दूसरा, तभी तो आप उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो। ऐसा थोड़ा ना, कंपेयर कैसे करोगे? नहीं तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो जो दो मीडियम है, दो पेयर ऑफ मीडियम है, उन दोनों का अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकाल रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकाल रही हूँ, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। मैं n2 रख दिया।
और यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या करूंगी, इसके अपॉन में रखूंगी पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो ले लिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूं N2 की स्पीड क्या है, N2 में स्पीड होगी कुछ V2 और इसमें होगी V1, है ना। इसकी स्पीड है V1 और इसकी स्पीड है V2, कुछ स्पीड होगी, हमने मान रखा है। अब क्या है, मैंने ये देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि N2 क्या है 1/V2 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ऐसे जो N1 है वो क्या होगा 1/V1। अब करिए इसको, अंदर बाहर वालों के बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वालों के अंदर से मल्टीप्लाई। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, N2 अपॉन में N1 की वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन में V2। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, फिर उसकी वेलोसिटी 1 के ऊपर और 2 के नीचे। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूले को उल्टा कर दूंगी तो बस ऊपर की वैल्यूज भी उल्टी हो जाएंगी। ये याद रखना, अगर 2 ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नीचे है तो उसकी वेलोसिटी 1 वाली कहाँ आएगी, ऊपर की साइड आएगी। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहला वाला मीडियम है, पहला वाला मीडियम मैंने क्या ले लिया, एयर ले लिया, यानी कि मैं अपनी लाइट रे को एयर से किसी और मीडियम में भेज रही हूँ। कोई भी, ये है मीडियम 1 जो कि क्या है एयर है, और ये है मीडियम 2। मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एन। अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में निकाल दूं तो वो कैसा होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं वैसे नॉर्मली निकाल दूं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के। अगर एक मीडियम मैंने फर्स्ट वाला एयर ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और देखो अब क्या है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, N2/N1 की वैल्यू क्या होती है अगर मैंने एयर वाला ले रखा है। अब बताइए N1, यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 में स्पीड क्या होगी, अगर एयर मीडियम है N1, पहला वाला मीडियम अगर एयर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ इतनी स्पीड होगी ना। यानी कि मैं यहाँ V1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3 × 10⁸ अपॉन में V2। ये फॉर्मूला हो गया मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। भला इसको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये तो इसी में से डिराइव करके निकाला है हमने। अगर पहला मीडियम में एयर ले लूं तो यहाँ पे पहले मीडियम की जो वेलोसिटी है वो एयर की वेलोसिटी रखी जाएगी, बस खत्म बात, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। और देखिए ये जो मैंने लिखा है इसको मैं डिनोट कैसे करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है N2 और यहाँ पे 1, इसका मतलब है मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ये इसके लिए लिखा है मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको लिखा जाता है, इसको डिनोट करा जाता है इस तरीके से, या फिर कभी कभी ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस फॉर्मूला, मतलब ये चैप्टर तो आप ये समझ लीजिए बोर्ड के लिए इसमें भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा ही चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, उनको ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ओके, अभी यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम खत्म करते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताती हूँ। एक रूल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, क्या होता है कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है
जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। और अगर मैंने यहां पे मीडियम ले लिए डेंसर से रेयरर में, अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज और देखते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा रिफ्रैक्शन जो होता है वो नहीं होता, कई केसेस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन के ना होने के दो केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं रिफ्रैक्शन जिनमें नहीं होता। उन दोनों केसेस को देख लेते हैं। पहला है केस 1, केस 2। ओके, केस 1 में क्या है, अगर मैं लाइट रे को परपेंडिकुलर टू द सरफेस डालूं, यानी कि अगर मैं लाइट रे को नॉर्मल के ऊपर डालूं, देखो यहां पे कहीं नॉर्मल होगी ना, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कहीं ऐसे नॉर्मल होगी, नॉर्मल। अगर मैं लाइट रे को नॉर्मल के ऊपर ही डाल दूं, परपेंडिकुलर ही डाल दूं सरफेस के, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर मैं इसको नॉर्मल के ऊपर डाल देती हूँ। और सेकंड केस में क्या होता है, अगर दो मीडियम है मेरे पास, दो मीडियम है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। देखो चेंज किस वजह से आता है, लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे चेंज होता है ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होता है, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट क्या करती है, अपने पाथ को भी चेंज कर देती है। अगर मैं दो मीडियम ऐसे ले लूं जिनके क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, जिनका दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, इनके एग्जांपल क्या है, एक ग्लास ले लूं और एक ले लूं ग्लिसरीन। ये जो दोनों मैंने सब्सटेंस लिए हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होता। और जब देखिए, जब दो सब्सटेंस है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है तो लाइट भी अपने पास से एज इट इज निकल जाती है, रिफ्रैक्शन को शो नहीं करती। ओके, जब कोई दो मीडियम का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो लाइट रिफ्रैक्शन को शो नहीं करती, वो अपने पाथ से स्ट्रेट लाइन पर ही पास हो जाती है। और दूसरा, अगर वो नॉर्मल के ऊपर जाकर गिरे, अगर लाइट रे नॉर्मल के ऊपर जाकर गिरे तो भी रिफ्रैक्शन को शो नहीं करती, जैसी आई है ऐसी ही चली जाती है, इधर भी जैसी आई है वैसी ही निकल जाएगी, वैसी पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ओके, अब देखते हैं हम क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है, ग्लास स्लैब क्या होती है, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास अगर मैं ले लूं, रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास ले लूं अगर मैं, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम देखते हैं कि जब लाइट रे को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से निकाला जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करती है। यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास है एक ग्लास स्लैब, ये क्या है मेरे पास, ग्लास स्लैब। अब देखिए ग्लास स्लैब में क्या करूंगी, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, फिर अगेन यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, एयर। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर एक लाइट रे को डाला, ग्लास स्लैब मैंने ऐसे रख रखी है किसी सरफेस पर, मैंने यहाँ पे एक लाइट रे को डाला और जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है उसे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करी है, अब देखिए एयर ज्यादा डेंसर मीडियम है या ग्लास ज्यादा डेंसर मीडियम है, कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा डेंसर है, मुझे बताइए। देखिए एयर जो है वो कैसा मीडियम है, वो है रेयर मीडियम, और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है। और अभी अभी बताया था कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो वो क्या करती है, वो टुवर्ड्स से नॉर्मल बेंड करती है, लाइट रे टुवर्ड्स से नॉर्मल बेंड करती है, यानी कि इसको किस पाथ पर जाना था, इसको ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, अब ये क्या करेगी, अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी,
ये क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, यहाँ पर जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, ये है इंसिडेंट रे, फिर ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या हुआ, अब इसको छोड़ दीजिए, यहां तक मत देखिए। अब देखिए यहां से, ये क्या है ग्लास, ये क्या है एयर। अब ग्लास स्लैब में से भी तो एयर, जो हमारी लाइट रे है वो वापस जाएगी ना, इधर से आई थी, बैंड हुई, फिर दोबारा वापस निकलेगी, ये अपने मीडियम को चेंज करेगी। अब कहाँ जा रही है, अब ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। फिर यहाँ पे एक क्या बनाओ, नॉर्मल बनाओ, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब बताइए जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, और कुछ इस तरीके का मुझे डायग्राम देखने के लिए मिलेगा जब लाइट रे क्या करेगी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू पास करेगी। अब देखिए ये जो लाइट रे निकली है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसके बाद क्या देखा गया, जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा और इमर्जेंट रे को देखा तो देखा गया कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो हर जगह सेम होता है, यानी कि ये दोनों कैसी होती हैं, ये दोनों पैरेलल होती हैं। यानी कि ग्लास स्लैब में जब मैंने रे को डाला, लाइट रे को डाला, वो रिफ्रैक्ट तो हुई, लेकिन जब लास्ट में फाइनल रे जो इमर्जेंट रे निकली वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलती है, वो पैरेलली शिफ्ट हो गई है, वो पैरेलली शिफ्ट हो गई है, ऐसी नहीं किसी भी डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल ही, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है इधर की साइड। इस तरीके के शिफ्ट को, इस तरीके के लाइट रे में जो इस तरीके का शिफ्ट आता है उसको बोला जाता है, लाइट ने कैसा कर लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर लिया, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में ना एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी क्या दे रखी है कि आपको एक पिन बोर्ड पर इस तरीके से ग्लास स्लैब लगानी है, और क्या करना है, आप यहाँ पर 2 पिन इसके अंदर लगाइए, बोर्ड के अंदर आप 2 पिन लगा दीजिए, और फिर क्या करिए, आप इधर से बैठ करके उस पिन में से देखने की कोशिश करिए, इस ग्लास स्लैब के थ्रू पिन को देखने की कोशिश करिए, और आपको जहां भी पिन नजर आए वहां पे क्या करिए, एक दूसरी पिन यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि आप रिफ्रैक्ट होगी तो आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी, यहाँ जो कील लगी हुई है वो आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी, तो आप यहाँ पर एक पिन लगा दीजिए। उसके बाद जब आप लाइंस को ज्वाइन करेंगे ना, जब आप लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिन तो यहाँ पर थी, लेकिन आपको दिख कहाँ पर रही थी, यहाँ पर। क्यों दिख रही थी, क्योंकि ये ग्लास स्लैब है, इसने क्या करा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट करवा दिया लाइट रे का, लाइट रे अपने पास से लेटरली डिस्प्लेस कर गई, और क्या हुआ, जो पिन यहाँ पर लगी हुई थी इस तरीके से यहाँ दिखनी चाहिए थी, यहाँ ना दिख करके वो मुझे किधर दिख रही है, इस साइड पर दिखाई दे रही है। बात समझ में आई। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, और उससे पहले हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दे जाती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चंस है, दोनों उसी फॉर्म में से होंगे, किससे, n2/n1 = v1/v2। इस फॉर्मूले से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले फॉर्मूले में तो स्पीड दे रखी है, आपको स्पीड निकालनी है ना, ये दोनों चीज दे रखी है, आपको स्पीड निकालनी है। और दूसरा क्या दे रखा है कि इसमें क्या करना है, आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और फिर बताना है ग्लास का वाटर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिस्पेक्ट में ग्लास का वाटर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस तरीके से होगा। बाकी और आप ट्राई करके देखना, मैं कल कराऊंगी। और एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है,
एनसीईआरटी के भी आप क्वेश्चंस जो इंटेक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो करके देखिएगा एनसीईआरटी के। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आए तो आप कुछ पूछ लीजिएगा, बाकी मैं और देख करके अगले वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशन दे दूंगी। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग।